हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, पता है अच्छे ही होंगे। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर के बाद दूसरा चैप्टर आइसोमेरिज्म आज पढ़ने चल रहे हैं। आइसोमेरिज्म में पहले हम ब्रीफ करेंगे, पूरा कंसाइज करेंगे कैसे हमें पढ़ना है। लेकिन आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हम जान लें कि आइसोमेरिज्म कहते किसको हैं। पहले तो हम आइसोमेरिज्म शब्द का एनालिसिस करते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है आइसो, ये दो टर्म से मिलकर के बना है, आइसो और मेरास। ध्यान दीजिएगा, आइसो और प्लस मेरास। आइसो का मतलब होता है सेम और मेरास का मतलब होता है पार्ट। यानी ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका पार्ट पार्ट पुर्जा पुर्जा सब कुछ समान हो, सेम हो, ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो फेनोमेना होता है, इसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की बात सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था और उन्हीं ने आइसोमेरिज्म का एक्सप्लेनेशन भी किया था। आइसोमेरिज्म की खोज भी उन्हीं ने ही की थी, बर्जीलियस साहब ने ही। आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन अगर हम जानना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, या कह सकते हैं कंपाउंड्स विद, कंपाउंड्स हम लिख रहे हैं, कंपाउंड नहीं लिख रहे हैं, कंपाउंड्स मतलब एक से अधिक कंपाउंड, एक से अधिक यौगिक, एक से अधिक मॉलिक्यूल विद 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 सेम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी आर बोथ, मतलब कि उनके प्रॉपर्टी बदल जा रहे हों। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी सेम रहेगा तो मॉलिक्यूल तो सेम ही हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन हो सकता है उनका स्ट्रक्चर डिफर कर रहा हो सकता है 3 डायमेंशनल स्पेस में उनका अरेंजमेंट बदल रहा हो सकता है उनका कन्फर्मेशन चेंज हो जा रहा हो। तो चाहे उनका स्ट्रक्चर बदलेगा, चाहे उनका कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा और चाहे उनका कन्फर्मेशन बदलेगा, तीनों में से अगर कोई एक बदलता है, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। समझ रहे हैं बात? तो कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या बोथ आर कॉल्ड आइसोमर्स। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। एंड फेनोमेना इज नोन एज क्या? आइसोमेरिज्म। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को कहा जाएगा क्या? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। अब जरा ध्यान दें, अगर हम इन टर्म को थोड़ा सा और विस्तार दें
एक्सटेंड करें। तो जरा आप जान लें, हमने कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। कभी कभी बच्चे गलतियां करते हैं आइसोमेरिज्म को समझने में। गलती क्या करते हैं आइसोमेरिज्म को समझने में? वो कहेंगे साहब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट समान होता है एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। आवश्यक नहीं कि मॉलिक्यूलर वेट समान हो तो वो आइसोमर ही हो एक दूसरे के। जैसे ये है N2O कंपाउंड, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं नाइट्रस ऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। और दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड को देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, और यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। आप चेक करके देख लीजिए, खुद आप स्वयं निर्णय लें और ये बताने का कोशिश करें कि क्या N2O और CO2 जो कि समान मॉलिक्यूलर वेट रख रहे हैं क्या आइसोमर हैं? नहीं साहब, नहीं आइसोमर हैं। क्यों आइसोमर नहीं है बेटा? इसलिए आइसोमर नहीं है क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान नहीं है। मतलब क्या निकल कर के आया कि ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट तो समान हो ही, साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी समान हो। समझ में आ रही बात? ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं। जैसे आप यहां जरा देखें भैया, आप ये देखें डाई मेथिल ईथर, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 46, ठीक। और यहीं पर आप देख लें C2H5OH, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है। खुद आप बताएं कि क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर नहीं हैं? हैं, हैं ये एक दूसरे के आइसोमर। कैसे पता चला? अरे भाई, जो मॉलिक्यूलर वेट इसका है वही मॉलिक्यूलर वेट इसका है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है। आप चेक करके देखिए, दोनों का ही यही मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल करके आएगा, C2H6O। जनरल फार्मूला इनका होगा CnH2n+2O, ये इनका जनरल फार्मूला है। ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। जब आपको पहला चैप्टर मोल का पढ़ाया गया था, बेसिक बताई गई थी बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, तो वहाँ पर ये बात बताया गया था आपको कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है। सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस की गई हैं फिजिकल में। अब तो आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक में आप जो पीछे बातें पढ़े होते हैं, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, उन सब का बेस ही तो होता है। कुछ बातें एडिशनली यहाँ पर आपको समझाई जाती हैं, मोस्टली कॉन्सेप्ट वहीं के सब यहाँ यूज़ होंगे। अभी जगह जगह पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, जगह जगह हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, जगह जगह कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट अभी आप जनरल केमिस्ट्री में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जब आप एचडी की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर निकालोगे। चार्ज का कॉन्सेप्ट आप वहाँ पढ़ोगे ही पढ़ोगे। चार्ज जितने ज़्यादा होता है एक प्रकार से वो बोझ माना जाता है, ये बात आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। जितना ज़्यादा बोझ होता है स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की उतनी ज़्यादा कम होती हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ये बात भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो बहुत यहाँ पर हम ज्ञान आपको नहीं देंगे, हाँ जो आपके पास ज्ञान है उसी को हम थोड़ा और
एक्सटेंड करेंगे, उसी को और बढ़ाएंगे, उसी को और थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आई? तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि आइसोमर कहते किसको हैं। अब यहां पर जो कंडीशनल बात निकल कर के आई, सपोज हम आपसे सवाल पूछें, सवाल क्या पूछें कि फॉर आइसोमेरिज्म, आप कह सकते हैं, बल्कि ऐसे कह सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में आप यहां देख सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में आप हम यहां लिख रहे हैं ऐसे कि कंपाउंड्स विद, हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, COMPD करके एस लगा दे रहे हैं, तो कंपाउंड्स मान लीजिएगा, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर वेट, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर वेट आर आइसोमर आर नॉट। अगर दो कंपाउंड हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो आइसोमर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जवाब आएगा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट बी आइसोमर्स। तो हम लिख दे रहे हैं कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर वेट मे और मे नॉट आइसोमर्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, वो आइसोमर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बात स्पष्ट हुआ, चीज़ें क्लियर हुई? तो इनको पहले जल्दी से थोड़ा आप लिखें, ताकि हम थोड़ी सी चर्चा और आगे करें। और हम अब आइसोमेरिज्म को क्लासीफाई करने चल रहे हैं कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसको जरा भैया लिख लीजिए जल्दी से। अब जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, ओके। इनका हम दूसरा कंपाउंड यह भी तो बना सकते थे, CH3 CH CH3 CH3, बना ये कंपाउंड। अब अगर हम इन दोनों कंपाउंड को बहुत ध्यान से देखें, तो आप देखिए इन दोनों ही कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, गिन लीजिए 1 2 3 4, C4H10 है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, तो गारंटी आप समझें उसका मॉलिक्यूलर वेट भी समान ही होंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम ही होगा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो। लेकिन अगर किसी दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो ज़रूरी नहीं कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी समान ही हों। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है दो मॉलिक्यूल का, तो दोनों के मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होंगे। मतलब कहने क्या हुआ कि आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशन मॉलिक्यूलर वेट नहीं है सेम होना, आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना आवश्यक है। बात स्पष्ट हुआ? वही बात हम यहां कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों ही कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्पष्ट। यहीं पर देखिए एक हम और कंपाउंड बना रहे हैं, CH3 CH CH3, यही कंपाउंड है C4H8, और ये कंपाउंड था C4H10। बात स्पष्ट हुआ? यहीं पर हम कंपाउंड बना रहे हैं C4H10 का। प्रेजेंटेशन हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये देखना। एक दो, अच्छा ऐसे जाएगा। एक दो तीन चार, तो इनको हम ऐसे ले लें, इस रूप में ले लें, ऐसे ऐसे, एक दो
4। तो इनका फार्मूला हम चलिए C2H6 ही ले लेते हैं, C2H6 ले लें। यहाँ H लगा दे रहे हैं, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। अभी उसके एग्जाम्पल दिखाएंगे बेटा हम, अभी कॉम्प्लिकेटेड होगा फिर आप समझ नहीं पाएंगे हम जो बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, C2H6 है। अब जरा ध्यान दें, 4 4 4 कंपाउंड के लिए, 4 कार्बन के लिए और ये 2 कार्बन के हैं। अगर आप देखें तो इन दोनों में, दोनों एक दूसरे का आइसोमर हैं। इसी को आप ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे, इधर देखना जरा भैया, CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3H, इसी का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते थे। बोलिए, कर सकते थे? शायद बिल्कुल कर सकते थे। इनको हम ऐसे भी बदल सकते थे। ठीक है, 8 दे रहे हैं यहीं पर, 8 दिए यहाँ पर। ठीक, अब देखना, ये जो दोनों कंपाउंड हैं एक दूसरे के आइसोमर हैं। सवाल उठता है कौन से आइसोमर? तो फिर सवाल उठता है भाई क्या चेंजेज हुए हैं इनमें? तो पता चला इन दोनों का स्ट्रक्चर बदल गया है। स्ट्रक्चर बदलने की वजह से दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, डिफर कर गए मॉलिक्यूल दोनों। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर तो दोनों सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी के आधार पर दोनों क्या हो गए? बदल गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। कौन से आइसोमर कहलाएंगे बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। अब अगर आप यहां देखें C4H8, ये भी और ये भी दोनों फॉलो कर रहे हैं फार्मूला, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। लेकिन डिफरेंस किस बात का है दोनों में? किस वजह से दोनों एक दूसरे के आइसोमर है? कौन से टाइप के आइसोमर हैं? इनका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया बेटा 3 डायमेंशनल स्पेस में। ये सिस थे तो ये क्या हो गए? ट्रांस थे। कॉन्फ़िगरेशन क्या अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हो गए। यहां जरा देखना, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, सब तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हैं। ये CH3, ये CH3, CH3, CH3 आमने सामने लगे हैं। इस मॉलिक्यूल का ठीक ये जो मॉलिक्यूल बना है, दोनों में देखिए कन्फर्मेशन बदल गया। तो ये दोनों एक दूसरे कौन से आइसोमर हो गए? कन्फर्मेशनल आइसोमर हो गए। किस टाइप के हो गए? कन्फर्मेशनल आइसोमर हो गए। मतलब कहने की क्या है कि अगर मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट बदल जाता है तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, अगर उनके स्ट्रक्चर बदल जाते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, अगर कन्फर्मेशन बदल जाता है तो कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो अगर हम आइसोमेरिज्म को डिवाइड करना चाहें तो आइसोमेरिज्म कितने पार्ट में डिवाइड होगा बेटा? 1, 2, 3 पार्ट में। लेकिन इन 3 पार्ट को और कंसाइज आप करोगे तो ये 2 ही पार्ट में टूटेगा, ये और ये। क्योंकि यहां पर देखिए स्पेस में अरेंजमेंट बदला है, यहां पर भी देखिए स्पेस में अरेंजमेंट बदला, यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यहां चेंज हो रहा है। तो ये जो दोनों होंगे ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म इनको कहा जाएगा, या इसी को कहा जाता है कौन सा आइसोमेरिज्म बेटा? स्पेस आइसोमेरिज्म। और इनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो मुख्य रूप से अगर आइसोमेरिज्म को देखा जाए तो आप इनको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम आगे फर्दर फिर डिवाइड कर सकते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म 2 पार्ट होंगे, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कई प्रकार के होंगे, 5 हैं, 6 आपको पढ़ने हैं। क्लियर बात? 6 के 6 आपको जानने को सवाल 6 से भी पूछे गए हैं, सारे से पूछे गए हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर पोजीशन अगर बदला है तो पोजीशन आइसोमर, चैन चेंज हुए हैं तो चैन आइसोमर, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन का रेशियो बदला है तो मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप बदले हैं तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
और अगर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है तो उसी को हम लोग टाटोमेरिज्म कहते हैं। उसकी एक कंडीशन हो तो इस कंडीशन में अगर बदलता है तो उसको हम टाटोमेरिज्म कहते हैं। तो आइए जरा आइसोमेरिज्म को हम लोग बाइफरकेट कर लें बेटा, जरा जल्दी से इसको मिटा देते हैं। पहले क्लासिफिकेशन करने से पहले थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात और आप जान लें ताकि आइसोमेरिज्म बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए आपका बेटा। जैसे CH3 CH2 O CH3, ये ईथर है। CH3 CH2 CH2 OH, ये अल्कोहल हुआ। ये हैं ईथर और ये हैं अल्कोहल, इसी का आइसोमर। इसे कहेंगे हम एथिल मेथिल ईथर और इसे कहेंगे प्रोपिल अल्कोहल। ओके, ये दोनों को अगर ध्यान से आप देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर बदल गया है, इसलिए ये दोनों कौन से आइसोमर कहलाएंगे बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्यों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाए? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन डिफर क्या कर रहा है इनका? केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों बदल गया? अरे भाई ये ईथर है, ईथर की पूरी रिएक्शन देगा। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल की पूरी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे बदला? अरे भाई ये ईथर हुआ मोर वोलाटाइल, ये अल्कोहल हो गया इसके कंपैरिजन में लेस वोलाटाइल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाए जाएंगे। पोलर तो ये भी हैं, पोलर तो ये भी हैं, पोलरिटी इनकी ज़्यादा हो सकता है, इनकी पोलरिटी कम हो। बात स्पष्ट हुआ? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट तो नेसेसरी कंडीशन हो तो सेम ही रहेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की क्या हो गई? बदल गई। ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल जरा लें। जैसे ये CH3 है, ये H है, ये Cl है, ये OH है। क्लियर? हो सकता है ये L फार्म हो, इसी का दूसरा आप बनाते, ये देखना CH3 OH Cl, ये हो गया H। अगर ये L फार्म होगा तो ये इसका कौन सा फार्म होगा? D फार्म बन करके आया। एक दूसरे के दोनों क्या हैं? मिरर इमेज हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, इनेंसियोमर कहलाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इन दोनों में का अगर आप देखें तो यहाँ पर IUPAC नेम भी क्या है? डिफर कर रहा है। यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होते हैं, वो आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और IUPAC नेम डिफर करता है। इन दोनों के केस में अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे, और ऑप्टिकल आइसोमर बिलोंग करता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म से। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक और नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और इनको बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। बात समझिएगा ध्यान से। तो ऑप्टिकल आइसोमर हैं एक दूसरे के, इनमें केस में क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, और मॉलिक्यूलर वेट ही नहीं, IUPAC नेम भी सेम होगा। तीन बात इसमें समान हो गए, लेकिन बट प्रॉपर्टीज डिफर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा? ये बदल जाती है। हो सकता है एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा हो तो दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हो सकता है एक का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, एक का डाइपोल मोमेंट कम हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में ये बात हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ऑप्टिकल में तो ये बात लागू नहीं होती, डाइपोल मोमेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। बात स्पष्ट हुआ? तो ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है, और ऑप्टिकल आइसोमर किससे बिलोंग करता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। किससे बिलोंग करता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, IUPAC नेम सेम होता है, लेकिन प्रॉपर्टी उनकी डिफर कर जाती है। स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में क्या होता है? केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला,
मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ डिफर हो जाता है। बात स्पष्ट हुआ। तो अब हम आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में तोड़ने चल रहे हैं, तो इसको ज़रा जल्दी से चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर। आइसोमेरिज्म को देखिए बेटा हम 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं। एक हुआ स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हुआ स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इनका अगर हम डिफिनीशन निकालें या डिफिनीशन लिखें तो डिफिनीशन भी आप इनका लिख सकते हैं। क्या डिफिनीशन का निकल कर के आएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट आर सेम बट IUPAC नेम, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हुआ? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। चीज़ें क्लियर हुई? ऐसे स्टीरियो में आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, IUPAC एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हुआ? ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप आर एटम्स इन 3D स्पेस। तो ये देखना, हम यहाँ स्टार लगा दे रहे हैं, हम ऐसे लिख दे रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप आर एटम्स इन 3D स्पेस। क्लियर? तो अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट डिफर करता है तो ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के या तो स्टीरियो या स्पेस आइसोमर्स कहलाते हैं। बात स्पष्ट हुआ? फर्दर फिर इन्हीं को हम आगे डिवाइड करते हैं भैया। ये देखना, पहला रिंग ओपन चैन आइसोमर, दूसरा पोजीशन आइसोमर्स, तीसरा चैन आइसोमर्स, चौथा मेटामेरिज्म या इसको आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, इसको भी आइसोमेरिज्म कह सकते हैं आप, आइसोमेरिज्म। पांचवा फंक्शनल आइसोमेरिज्म और छठवां टाटोमेरिज्म। ऐसे ही इनको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। कौन कौन से पार्ट में? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, या बल्कि इसको ऐसे हम लिख देते हैं ताकि इजीली आप लिख सकें। जैसे पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्पष्ट हुआ बेटा?
तो जहाँ जहाँ बाइफर्केशन हुए हैं उनको ज़रा हम बॉक्स में कर दें मोटा मोटी। क्लियर बात? तो अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 आइसोमेरिज्म हमको पढ़ना है। बात स्पष्ट हुआ? तो एक चीज़ तो जहन में एकदम आप बैठा लें कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है। बात स्पष्ट हुआ? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में भी वही होता है, लेकिन इसकी कहानी किसी पिक्चर थोड़ा अलग है। अभी हम डिस्कस आगे करेंगे जब कन्फर्मेशन पर आएंगे। बात स्पष्ट हुआ? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी बड़ा। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। लेकिन चूंकि बिना इसको पढ़ाए हम इधर जा नहीं सकते हैं, तो हमें इसको पहले पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 टाइप के आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं भैया। 3, 4, 5 और ये हो गया 6। बात स्पष्ट हुआ? तो इनको ज़रा आप अपने कॉपी में लिख लें भैया, फिर हम आई। पहला बेटा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ओके, इसमें आप स्ट्रक्चरल में पहला डिस्कस करने चल रहे हैं हम लोग रिंग ओपन चैन आइसोमेरिज्म, या इसी को रिंग या कह सकते हैं क्लोज्ड ओपन चैन, चाहे रिंग ओपन चैन कहें और चाहे क्लोज्ड ओपन चैन आइसोमेरिज्म कहें, दोनों बात बेटा एक ही है। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से क्लोज्ड और ओपन चैन स्ट्रक्चर द्वारा डिफर करते हों, तो हम यहाँ मुख्य अंतर लिख रहे हैं कि आइसोमर्स डिफर बाई ओपन एंड क्लोज्ड चैन स्ट्रक्चर। अब सवाल उठता है कि ओपन चैन का कौन कौन क्लोज्ड चैन आइसोमर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ ले लें एल्कीन, हम ऐसे आपको दिखा रहे हैं, ये ओपन चैन है और ये क्लोज्ड चैन है। जैसे एल्कीन है तो एल्कीन ओपन चैन है, तो इसका जो क्लोज्ड चैन होगा वो होगा साइक्लो एल्केन। ठीक है, साइक्लो एल्केन। ऐसे ही अगर हम अब एल्कीन का एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये हुआ प्रोपीन, तो इसी का देखिए साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब आप यहाँ गिन लीजिए, चलिए हम पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। बल्कि आप पहले इसको कॉन्सेप्ट को पहले दिमाग में बैठा लें। हम चलिए ऐसे लिख देते हैं, इसको एक टेबल टाइप बना देते हैं। दूसरा एल्काइन या डाइईन, इनका होगा साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्काइन नहीं होगा, साइक्लो एल्कीन होगा। साइक्लो एल्काइन क्यों नहीं होता है, ये बात अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब टाटोमेरिज्म पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये दो मुख्य एग्जाम्पल तो आप एकदम रट लें, याद कर लें। इसके साथ तो भी बहुत सारे केसेस निकलेंगे कि जो ओपन चैन है और ये जो क्लोज चैन है, समझ रहे हैं बात। तो अगर एल्कीन है तो एल्कीन का जो क्लोज चैन होगा वो साइक्लो एल्केन होगा। अगर एल्काइन या डाइईन होंगे तो उनका क्लोज चैन साइक्लो एल्कीन होगा। देखिए ईन है, ये एन है, ध्यान रखिएगा। चीज़ें क्लियर हुई? अब हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इनको मिटाना चाह रहे हैं, तो इसको ज़रा जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए होंगे के तौर पर, जैसे ये हुआ CH3 CH CH2। ओके, ये एल्कीन है। एल्कीन का हमने क्या लिया था, आइसोमर साइक्लोएल्केन। तो अगर ये प्रोपीन है तो प्रोपीन का क्लोज्ड आइसोमर कौन सा होगा, साइक्लोप्रोपेन।
प्रोपेन। ये देखना, गिन लीजिए दोनों में, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर। ये ओपन चेन है और ये क्लोज्ड चेन है, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। अब इन्हीं को अगर हम थोड़ा स्टाइल में बनाते तो ऐसे बनाते, ये देखना, यही तो कंपाउंड है प्रोपीन, और इसका जो आइसोमर बनता ये ऐसे बनता, जितने डाट हैं वो कार्बन, बांड वो कार्बन के हैं। अब इस कार्बन का देखिए दो ही तो बांड है, और दो बांड जो नहीं दिख रहा वो हाइड्रोजन से लगा होगा, यानी यहाँ CH2 होगा। ये देखना यहाँ CH2 है। ऐसे आप इनका देख सकते थे, CH3, CH, CH, CH3, ये है ब्यूटीन। इसका देखिए CH2, 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 यही तो निकल कर क्या है ना भाई, बोलिए। अब इन्हीं को आप ऐसे दिखा सकते थे, इन्हीं को ब्यूटीन को आप ऐसे दिखा देते, ऐसे ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड यहाँ आप लगा देते। 2 ब्यूटीन है ना, ब्यूट 2 इन है, ये भी देखिए 2 ब्यूटीन है। इसी का जो आइसोमर होगा वो साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा, साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा। बात स्पष्ट हुआ। एग्जाम्पल इसमें आप ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे देखना, CH2, C, 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 यहाँ लगा क्लोरो, ये हुए CH3, इसका क्लोज्ड आइसोमर देखिए बनकर क्या आ जाएगा, ऐसे, और यहाँ लगा दीजिए Cl, या इसी को आप ऐसे लिख सकते थे। ये देखना, गिन लीजिए, 3 और 2 5 हाइड्रोजन हैं। ये देखना 2 2 4 और एक ये 5 हाइड्रोजन है। बात स्पष्ट हुआ। तो अगर ग्रुप लगा होगा तो ग्रुप भी उसमें घुसा रहेगा। चीज़ें क्लियर हुई। तो ये एल्कीन के और साइक्लो एल्केन दोनों एक दूसरे के जो आइसोमर्स थे उनके आपने एग्जाम्पल देखा। क्लियर बात। ये एल्कीन का था। अब हम एल्काइन का जरा बना लेते हैं। पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए आप। एल्काइन का केस देख लें जरा बेटा जल्दी से। अब ये देखना, प्रोपाइन है, प्रोपाइन। इसका जो दूसरा आइसोमर है ये देखना, बल्कि हम यहां बगल में लिख दे रहे हैं, ये देखना बना। इसी को आप ऐसे दिखा सकते थे, ये प्रोपाइन हुआ। एंगुलर ना बनाइएगा बच्चा, ध्यान रखिएगा। आप बदमाशी कर सकते हैं, गलतियां आप कर सकते हैं। क्लियर। और इसी के देखिए ऐसे बन जाएगा, कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ओके, ऐसे आप देखिए, ये 2 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन। इसी का आइसोमर देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। गिन लीजिएगा आप, कार्बन के नंबर, हाइड्रोजन के नंबर, इन दोनों में भी समान निकल करके आएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात स्पष्ट हुआ। एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते थे, ये हुआ 1 2 3 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन हुआ, 2 ब्यूटाइन हुए, और ये तीनों के कहीं फार्मूले होंगे। आप कहेंगे गुरुजी वो कैसे? तो चेला जी आप पहले दोनों ऊपर का लिख लीजिए ज़रा, फिर हम इसके एग्जाम्पल अभी ऊपर दिखाते हैं। लिख लिए होंगे? लिख लिया? आइए देखें जब हम थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं भैया। CH2 CH CH2, इसी को हम थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं। CH3 C C C C C CH3, इसी थोड़ा हम और ऊपर ले जा रहे हैं। CH2 CH2 CH CH, ये देखना डबल बॉन्ड। गिन लीजिए हाइड्रोजन की संख्या, 2 2 4 2 6, 3 3 6, 2 2 4 5 और 1 ये 6। ओके, तो इन दोनों का ये
क्लोज्ड चैन आइसोमर है। ये 1,3 ब्यूटाडाइन का ये हुआ और 2 ब्यूटाइन का भी यही हुआ, यानी इसका भी ये है, दोनों रिंग ओपन चैन है और यह भी दोनों एक दूसरे के रिंग ओपन चैन आइसोमर है। बात स्पष्ट हुआ? चैन बदल जा रहा है, यहाँ चैन खुला था, यहाँ चैन बंद हो जा रहा है। अदरवाइज ना लें उसको, क्लियर बात। तो ये आइसोमर एक दूसरे के हैं, तो इनको जरा आप जल्दी से लिख लीजिए भाई, उतार लीजिए। आई बेटा, हम लोग दूसरा आइसोमेरिज्म पोजीशन या इसे कहते हैं रिजियो आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमेरिज्म या इसी को कहा जाता है रिजियो आइसोमेरिज्म। सबको पता है कि अगर पोजीशन दोनों कंपाउंड में बदला हुआ है तो ऐसे दो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, बहुत लोगों को जानकारियाँ भी होंगी और पता भी होगा कि फालतू में गुरुजी पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे हैं, ये तो मेरे को पता है। चल भाई, अगर तेरे को पता है तो तू बता भाई। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, सवाल बताइए। पूछ रहे हैं हम, सवाल का जवाब दीजिए भाई। सवाल क्या है? व्हिच विल शो पोजीशन आइसोमर्स। पहला ऑप्शन CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ लगा दे रहे हैं CN, और दूसरा कंपाउंड है CH3 CH CN, यहाँ लगा दे रहे हैं, ये हो गया CH3। एक और कंपाउंड दिखाते हैं हम आपको, ठीक है, एक और लिख दे रहे हैं, यहाँ पर COOH को यहाँ पर लगा दे रहे हैं और इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। C इसमें हम कह रहे हैं बोथ, और ऑप्शन D इसमें हम कह रहे हैं नन। अब आप जल्दी से बताइए चारों ऑप्शन देख करके बच्चों कि इन चारों में कौन ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि कौन पेयर एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। बता दिया? कितने लोग भैया सी पे ऑप्शन लगाए हैं? कितने लोग बी पर, कितने लोग ए पर और कितने लोग डी पर? आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए? नहीं भाई, ए गलत है। बी लगाए हैं? नहीं भाई, बी भी गलत है, क्योंकि दोनों ही आपको लग रहे होंगे। सी, हाँ, आपको लग रहा होगा कि सी करेक्ट है, लेकिन सी करेक्ट नहीं है। नाराज मत हो बेटा, मुंह ना बनाओ तब क्वेश्चन को ठीक से देखिए आप जरा ध्यान से। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये दोनों में कोई भी, इन दोनों में कोई भी पोजीशन आइसोमर नहीं है। आप कहेंगे गुरुजी पोजीशन तो बदल रहा है, यहां देखिए 1 पर था, यहां देखिए साइनाइड 2 पे आ गया। भाई ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही तो है, ये फंक्शनल ग्रुप ही तो है, तो पोजीशन नहीं बदला। अगर पोजीशन बदला तो दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हुए। यहां पर भी देखिए, आपको लग रहा होगा कि पोजीशन बदल रहा है, तो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होने चाहिए। साफ साफ हम आपको बता रहे हैं कि ना तो यहां पर साइनाइड का पोजीशन चेंज हो रहा है और ना यहां पर चेंज हो रहा है। यहां पर भी साइनाइड एक ही नंबर पर है और इस कंपाउंड में भी साइनाइड एक ही नंबर पर है। जैसे इस कंपाउंड में ओइक एक ही नंबर पे था, वैसे यहाँ पर भी ओइक एक ही नंबर पर है। आप कहेंगे लो गुरुजी हो गया बंटाधार। बंटाधार नहीं हुआ है, आपका आधार गड़बड़ था, बेस जो आपका था वो स्पष्ट या क्लियर नहीं था, इसीलिए सवाल आप गलत कर बैठे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, बेस अगर आपका मजबूत होगा, तब आपको सवाल सॉल्व करते समय आनंद महसूस होगा, इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। आप जरा ध्यान से देखें, ये देखिए बेटा, ये देखें जरा आप बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम है? कंपाउंड का नामकरण करते समय आप नंबरिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से चलेंगे। ये देखना, नाम क्या हुआ?
ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। नाइट्राइल एक ही कार्बन से तो अटैच है, नाइट्राइल ग्रुप यही तो है ना भैया, यही तो ग्रुप है ना नाइट्राइल का। यहीं से नंबरिंग करेंगे आप, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। अब जरा इसका नामकरण करिए, करिए नामकरण इसका। क्या नंबरिंग आप यहां से करेंगे ना, यहां से नहीं कर सकते, अभी जस्ट नॉमेनक्लेचर पीछे पढ़ाया गया है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कार्बन से नंबरिंग करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है, नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे अगर मेन फंक्शनल ग्रुप वो है तो लीजिए नंबरिंग यहां से करते हैं, 1 2 3। और 2 पर क्या लगा है, मेथिल। नाम इसका क्या हुआ, 2 मेथिल प्रोपेन 1 नाइट्राइल। अब अगर आप देखें तो नाइट्राइल यहां पर भी एक पर है और नाइट्राइल यहां पर भी एक पर ही है, तो क्या नाइट्राइल का पोजीशन बदला, नहीं साहब नहीं बदला। तो जब नहीं बदला तो कैसे दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हुए, बोलिए, नहीं हुए ना। हाँ, अब आप सवाल कर रहे हो तो गुरुजी कौन से आइसोमर हुए, हाँ गुरुजी बताने चल रहे हैं कौन सा आइसोमर हुए। ध्यान दें जरा, यहां पर अगर आप देखें बेटा तो ये ब्यूट है रूट वर्ड, यहां पर कार्बन का चैन 4 कार्बन का है, ये जो चैन है लेंथ है कार्बन की वो 4 कार्बन की है, और यहां पर जो लेंथ है ये देखिए, ये देखिए प्रोप, रूट वर्ड क्या है प्रोप, 3 कार्बन की। तो इन दोनों कंपाउंड में एक्चुअल में कार्बन के नंबर्स चैन में चेंज हो रहे हैं, कार्बन की लेंथ घट बढ़ रही है। तो जब कार्बन की लेंथ घटे बढ़े, चैन बदले, तो दोनों एक दूसरे के चैन आइसोमर कहलाते हैं, स्केलेटन आइसोमर कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर नहीं कहलाते लल्ला। बात स्पष्ट हुआ बेटा, बीच बीच में करते हैं हल्ला। आइए देखें जरा इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हुए, चैन आइसोमर, जिन्हें हम शॉर्टकट में CI कह रहे हैं, CI चैन आइसोमर। स्पष्ट। अब जरा यहां पर भी देखिए, खेल वही, यहां पर भी खेल आ जाएगा, यहां पर भी खेला हो बे, ले लो भैया खेला कर लो जरा इधर। अब जरा इधर देखना भाई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, नाम क्या हुआ, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। इसका नाम क्या होगा, यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और 2 पर क्या लगा, मेथिल, तो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ब्यूट नहीं होगा, यहां 3 कार्बन के चैन हो गए ना, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अब अगर आप यहां देखें तो रूट वर्ड देखिए कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। यहां रूट वर्ड कितने कार्बन का, प्रोप 3 कार्बन का है। तो दोनों कंपाउंड में चैन बदल रहा है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के कौन से आइसोमर हुए लल्ला, चैन आइसोमर। कौन से आइसोमर हुए, चैन आइसोमर, स्केलेटन आइसोमर। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के आपस में, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे। अच्छा, अब कुछ लोग बैठ करके दिमाग लगा रहे होंगे, दिमाग क्या लगा रहे होंगे कि अगर कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा और उसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा तो वो कभी पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे। गलत। झटका हम आपको देने चल रहे हैं, जोर का झटका, धीरे से। ये लीजिए जरा झटका, ये देखना। हम आपको एग्जाम्पल एक और दर्शन करा रहे हैं, जैसे कंपाउंड ये है CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ CHO, ये हुआ COOH। दूसरा कंपाउंड हम आपको दिखा रहे हैं CH3 CH2 CH CHO CH2 COOH। अब जरा ध्यान दें, यहां पर भी देखिए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और ये बेताई दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर हुए, ना 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 फंक्शनल आइसोमर, अरे सॉरी चैन आइसोमर नहीं, ये अब दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए। कैसे, इधर देखिए 1 2
3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। नाम इसका क्या हुआ? 2 फॉर्माइल, क्या हुआ? पेंटेन 1 ओइक एसिड। और इसका जरा नामकरण करिए, 3 फॉर्माइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। दिख रहा है बच्चा? साफ साफ बिल्कुल एकदम, बोलिए। तो इनका नाम हुआ 2 फॉर्माइल पेंटेन 1 ओइक एसिड और इस कंपाउंड का नाम हुआ 3 फॉर्माइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। अब ये दोनों इसलिए एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए बेटा, क्योंकि दोनों केस में सिर्फ और सिर्फ जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है इसका पोजीशन बदल रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। कुछ इन द सेंस कार्बन का लेंथ यानी रूट वर्ड दोनों में बिल्कुल समान है, दोनों में बिल्कुल सेम है। तो बात समझ में आई? पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऐसे 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बदले या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदले या मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदले, ऐसे आइसोमर्स एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। और एक चीज ऑलवेज सेम होगा, दोनों ही कंपाउंड में रूट वर्ड समान होने चाहिए, रूट वर्ड बदले नहीं जाने चाहिए। रूट वर्ड मस्ट बी सेम, ये कंडीशन है किसकी? पोजीशन आइसोमेरिज्म की। आप चेक कर लीजिए, यहां पर भी देखिए रूट वर्ड पेंट है और यहां पर भी देखिए रूट वर्ड पेंट है, लेकिन यहां देखिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया था और यहां प्रोप हो गया था, इसीलिए दोनों एक दूसरे के पोजीशन दिख रहा था कि चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज एक्चुअल में नहीं हो रहे थे। दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर थे? चाइना आइसोमर, और ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हुए। तो इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? पीआई कहेंगे। मतलब कहने क्या हुआ कि चैन आइसोमर में रूट वर्ड डिफरेंट होगा और पोजीशन आइसोमर में रूट वर्ड सेम होगा। चीजें स्पष्ट हुई, बातें क्लियर हुई? क्लियर? तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी। अब हम डिफिनीशन लिखवाने चल रहे हैं, यानी पोजीशन आइसोमरिज्म का डिफिनीशन लिखवाने चल रहे हैं बेटा। आइसोमर्स डिफर बाई फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूएंट, but root word must be same, are called position isomer। काम का डिफिनीशन लिखवाए हैं लल्ला, ध्यान रहे बच्चा। अब कुछ लोग लग रहा सर जी यहां तो आप फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलवा रहे हैं। अरे बिल्कुल बदलवा रहे हैं। क्या दुनिया में सारे फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग ही हैं? अगर अकेला कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा और उसका पोजीशन आप बदलोगे तो संभव है कि वो चैन आइसोमर बन जाए, पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप आप लेकर के चल रहे हैं जिसमें कार्बन है ही नहीं, तो ये संभव है कि पोजीशन आइसोमर बने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CH2 CH OH CH3। इसी का दूसरा आइसोमर आप ऐसे बना लीजिए, CH3 CH2 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 OH। नंबरिंग करिए इधर से 1 2 3 4। आप कहेंगे साहब जी यहाँ से नहीं होगा नंबरिंग? अब गधे हो भैया, यहाँ से कहाँ से नंबरिंग हो जाएगा जरा बताओ? क्या यहाँ कार्बन मौजूद है? बोलिए तो कैसे आपके दिमाग में बात आया? ये ख्याल कैसे आ गया, पनप गया कैसे? मजाक करते हैं बेटा आपसे, कभी कभी हंसी करते हैं आप लोगों से, ठीक है। यहाँ देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4। बुरा तो नहीं मान रहे हो ना? नहीं 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 भाई, गुरु का बात लगना अच्छा चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। आइए तो अब इसका नामकरण जरा करिए।
ब्यूटेन है तो ब्यूटेन टू ऑल, और इसका नामकरण करिए ब्यूटेन वन ऑल। दोनों में देखिए रूट वर्ड सेम, रूट वर्ड सेम, बदल क्या रहा है? ऑल का पोजीशन। ऑल यहाँ 2 पर है, ऑल यहाँ 1 पर है। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल रहा है। तो दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर हुए बेटा? कौन सा आइसोमर हुए? पोजीशन आइसोमर। ओके, ये भी देखिए एग्जाम्पल। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं अगर आप उनमें ऐसे देखें, ये CH3 हुआ, ये CH3 हुआ, ये CH3 हुआ। इसे हम कहेंगे अर्थोक्रिसाल, इसे कहेंगे मेटाक्रिसाल, इसे कहेंगे पैराक्रिसाल। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हुए? क्या हुए? पोजीशन आइसोमर। क्यों? रूट वर्ड सेम। बेंजीन 1 ऑल, 2 मेथिल बेंजीन 1 ऑल, 3 मेथिल बेंजीन 1 ऑल, 4 मेथिल बेंजीन 1 ऑल। ऑल तो 1 पर ही है, चाहे बेंजीन 1 ऑल कहें और चाहे उसी को आप फिनॉल कहें। तो ये हो गया भैया 2 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल और ये 4 मेथिल फिनॉल। स्पष्ट हुई बातें? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको ज़रा जल्दी से आप लिख लीजिए कॉपी में। अगला एग्जाम्पल जरा इसमें देखें बेटा जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। ये देखना, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक, इसका नाम हुआ 1 ब्यूटीन, इसका नाम हुआ 2 ब्यूटीन, या इसे आप ऐसे लिख सकते थे ब्यूट 1 इन, इसको आप ऐसे लिख सकते थे ब्यूट 2 इन। स्पष्ट हुई बातें भाई? तो ये यहाँ पर इन का पोजीशन 1 नंबर पर है और यहाँ पर इन का पोजीशन 2 नंबर पे है, लेकिन दोनों में रूट वर्ड ब्यूट ही तो है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? पोजीशन आइसोमर हुए। दोनों एक दूसरे के क्या हुए? पोजीशन आइसोमर हुए। बात स्पष्ट हुआ? एग्जाम्पल आप और भी देख सकते थे, CH2 CH NH2 CH3 CH3 CH2 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 NH2। बात स्पष्ट? ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हुए? पोजीशन आइसोमर। मतलब कहने क्या हुआ कि जैसे OH हुआ, SH हुए, NH2 हुए, हाइलोजन हुआ, ठीक है, या डबल बॉन्ड हुए या ट्रिपल बॉन्ड हुए, इफ position of these group are changed then molecule can show position isomerism। अगर किसी भी पैरेंट चेन में आप इन पोजीशन के पोजीशन को बदलते हैं तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मत बदलिएगा। अगर सिंगल अकेले लगे होंगे तो हाँ, उन दोनों में अगर मेन डोमिनेटिंग जो है वो उसी पोजीशन पर है और दूसरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर बदलता अपना पोजीशन तो संभव है कि वो दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हों। बात स्पष्ट हुआ? तो इनको जरा जल्दी से लिख लें, फिर अगला देखते हैं बेटा। आइए तीसरा बेटा हम लोग देखते हैं, चैन आइसोमेरिज्म या इसी को कहा जाता है स्केलेटन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म या स्केलेटन आइसोमेरिज्म। डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, दे आर डिफर बाई लेंथ ऑफ कार्बन चैन, दैट इज टू से रूट वर्ड इज डिफरेंट। चाहे आप कहें लेंथ ऑफ कार्बन चैन और चाहे कहें पैरेंट चैन, चेंज होता है इसमें। पैरेंट चैन
चेंज होगा, कार्बन नंबर चेंज होंगे, लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिफर हो, ठीक है, या कह सकते रूट वर्ड इज डिफरेंट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बेटा 1 2 3 4 5, इसे हम कहेंगे एन पेंटेन। ये कौन सा होगा? आइसोपेंटेन। और ये होगा नियोपेंटेन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ट्रिवियल सिस्टम में नहीं कंपेयर करना है नाम, आयुपेसी नेम लेकर के चलना, नहीं तो आप कहेंगे सर जी पेंट तो यहां पर भी है, पेंट तो यहां पर भी है, पेंट तो यहां पर भी है, रूट वर्ड कहां बदला? और आप कह रहे हैं गुरुजी की रूट वर्ड चेंज होना चाहिए। खोपड़ी में बैठा लें, एन एल्केन, आइसो एल्केन और नियो एल्केन, ये तीनों एक दूसरे के चैन आइसोमर हो सकते हैं, बजाय बशर्ते कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। चीज़ें क्लियर? कहेंगे साहब वो कैसे? आप जरा इनका आईपीसी नेम लिखिए। 1 2 3 4 5 पेंटेन हुआ। इनका आईपीसी नेम लिखिए 1 2 3 4, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। इनका आईपीसी नेम लिखिए 1 2 3 2 डाइमेथिल प्रोपेन। बहुत ध्यान से जरा आप देखें, रूट वर्ड यहां क्या है? पेंट। रूट वर्ड यहां क्या है? ब्यूट। रूट वर्ड यहां क्या है? प्रोप। 5 कार्बन का रूट वर्ड, 4 कार्बन का रूट वर्ड, 3 कार्बन का रूट वर्ड। मतलब कहने क्या हुआ कि 5 कार्बन का लेंथ है, 4 कार्बन का लेंथ हो गया और यहाँ 3 कार्बन का लेंथ हो गया। तो जब कार्बन के चैन डिफर करें तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के कौन से आइसोमर हुए बच्चों? हाँ, चैन आइसोमर। कौन से आइसोमर? चैन आइसोमर। अब तो चैन मिल रहा होगा ना, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी ना? ओके, आइए एक एग्जाम्पल जरा इनके और देख लें। जैसे CH3 CH2 CH2 CONH2, ठीक, या हम इसको ऐसे ना लिख करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देते हैं CONH2, ठीक है। CH3 CH CONH2, यहाँ लगा दे रहे हैं CH3। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं। अभी जस्ट पीछे आप पोजीशन वाले में 2 एग्जाम्पल अलग से देखे थे, एक CHO वाला देखे, सॉरी एक साइनाइड वाला देखे थे और एक COOH का देखे थे। अब यहाँ CONH2 का हम ले लिए हैं। नाम इसका क्या हो गया? 1 2 3 4, नाम क्या होगा? ब्यूटेनामाइड। इसका नाम क्या होगा? 2 पर लगा मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपेनामाइड। यहाँ देखना रूट वर्ड प्रोप और यहाँ देखना रूट वर्ड ब्यूट। तो ये 4 कार्बन का चैन है और ये 3 कार्बन का चैन है, तो दोनों एक दूसरे के कौन से हुए? कौन से आइसोमर हुए? चैन आइसोमर हुए। बात स्पष्ट? जी दिमाग में बैठा लें। अर्थो, पैरा और मेटा आइसोमर अगर बेंजीन के आप लेते हैं तो वो पोजीशन आइसोमरिज्म शो करते हैं, और अगर नॉर्मल आइसो और नियो एल्केन लेते हैं तो वो चैन आइसोमर शो करते हैं। बात स्पष्ट हुआ? तो एल्केन में नॉर्मल, आइसो और नियो चैन आइसोमरिज्म शो करते हैं, और अर्थो, पैरा और मेटा आइसोमर जो होते हैं बेंजीन के वो पोजीशन आइसोमर शो करते हैं। बात स्पष्ट हुआ? इसके बाद हम लोग मेटामेरिज्म पढ़ेंगे, तो इसको जल्दी से जरा भैया आप उतार लीजिए, लिख लीजिए।